हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। इससे पहले हमने यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का पार्ट 1 किया था, जिसमें कुछ एमसीक्यूज किए थे। आज बाकी के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज हैं, आपने पहली वीडियो में भी देखा होगा कि ये एनालिटिकल हैं, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं, जिससे आपका सिलेबस भी रिवाइज हो रहा है और एग्जाम लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो नंबर 14 रहेगा स्क्रीन पर। Which of the following statements regarding suit upon quantum merit under the इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज करेक्ट? हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन यहाँ लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अब देखना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। इट अलाउज अ पार्टी टू क्लेम रीजनेबल रेम्यूनरेशन फॉर वर्क ऑलरेडी डन, यही इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको ना यहाँ पर ये इस वर्ड से इस टर्म को याद रखना है। इसको आप इमेजिन करिए क्वांटिटी, और क्वांटिटी में आप याद रखेंगे कि जितना काम हो गया उसके अकॉर्डिंग रीजनेबल क्लेम मिल जाए। सपोज दो पार्टीज एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ब्रीच हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो जो पार्टी जो परफॉर्म कर रहा था काम को, वो क्लेम कर सकता है कि मैंने अब तक जितना काम किया है उसके लिए मुझे रीजनेबल क्लेम दिया जाए। तो आप यहाँ वर्ड क्वांटम से क्वांटिटी याद रखेंगे कि जितना काम हो गया उसके लिए रीजनेबल क्लेम प्रोवाइड किया जाए। बाकी के ऑप्शंस आप सेल्फ रीड कर लेंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दे दी है शॉर्ट में, वीडियो पॉज करके चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन्वॉल्व्स 3 पार्टीज। यस, 3 पार्टीज होती हैं, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज सेकेंडरी। यस, सेकेंडरी होती है क्योंकि प्राइमरी किसकी होती है? प्रिंसिपल, डेटर की। कंसिडरेशन, मैं इसको करेक्ट मार्क कर देती हूँ। कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट फॉर श्योरिटी, ये बात भी करेक्ट है। एडिक्वेट होना ज़रूरी नहीं है, जो भी प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर के बीच में डील हो गई, कंसिडरेशन हुआ है, वो श्योरिटी के लिए सफिशिएंट होता है, एडिक्वेट होना कंपल्सरी नहीं है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कैन नेवर बी ओरल, ये यहाँ पर लिमिटिंग वर्ड है। ओरल बिल्कुल हो सकता है गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ये एक्सप्लेनेशन है। 16th पे आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अराइजेस फ्रॉम म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट कब से होने लग गया? फिर तो वो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसको इन्फोर्स इसीलिए किया जाता है कि एक पार्टी किसी अनजस्ट इनरिचमेंट, कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज ना गेन कर ले एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स लॉस। इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्लिगेशंस आर इम्पोज्ड बाय लॉ। यस, ये पॉइंट है, लॉ इम्पोज करता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होता। इवन विदाउट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, चाहे कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना हो, गवर्नमेंट इसको इम्पोज करती है, लॉ इसको इम्पोज करता है। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 एंड 3 के साथ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डिटेल यहाँ पर है। 17th पे आ जाते हैं। ए पर्सन अपॉइंटेड बाय एन एजेंट अंडर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से पूछ लिया, फिर एजेंट ने एक पर्सन को अपॉइंट किया है टू एक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एजेंट, जो किसके अंडर काम करेगा, कंट्रोल काम करेगा एजेंट के। तो आप देखिए, देखते ही समझ आ जाएगा अगर हम ऐसे इस बात को समझे कि एजेंट के अंदर एक सब एजेंट, मैं सब एजेंट को स्मॉल लिख रही हूँ, देखिए नाम से बोलने में ही सब एजेंट आ रहा है कि उसका पार्ट है, सब पार्ट है, जैसे हम सब सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर सब एजेंट करेक्ट ऑप्शन है, डिटेल। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। टर्मिनेशन के बारे में बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एन एजेंसी में टर्मिनेट बाय रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बाय द प्रिंसिपल, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जब प्रिंसिपल चाहे वो अपनी अथॉरिटी जब वो वापस ले लेता है तो एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल में टर्मिनेट द एजेंसी रिलेशनशिप, बात बिल्कुल ठीक है, इंसॉल्वेंसी हो जाने पर हो जाता है टर्मिनेट। कंप्लीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ एजेंसी रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, यस, ये ऑल्सो करेक्ट है, जब ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया।
बिजनेस ही पूरा हो गया तो टर्मिनेट हो जाती है। डेथ ऑफ द एजेंट डज नॉट अफेक्ट, ये डज नॉट क्यों बता दिया? एजेंसी रिलेशनशिप नहीं, वो अफेक्ट करती है, एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 19th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए हायर परचेज एग्रीमेंट। हायर परचेज में क्या होता है, हम इंस्टॉलमेंट्स पे परचेज करते हैं, इंस्टॉलमेंट मेथड भी इसको बोला जाता है, जिसमें हम मंथली या ईयरली इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं और लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ऑप्शन दिया जाता है परचेज का, ऑनरशिप लास्ट पेमेंट पे ट्रांसफर होती है। देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है और हमें बताना है कौन सी करेक्ट है। ऑनरशिप ऑफ गुड्स passes to the hirer immediately, ये immediately वर्ड ने यहाँ स्टेटमेंट को गलत कर दिया। The hirer has an option to purchase the goods after payment of installments, installments वर्ड है मतलब सारी इंस्टॉलमेंट दी जाएंगी, yes, तब ऑप्शन दिया जाता है। In case of default, the ownership में the owner may repossess the subject goods subject to terms of agreement, yes, अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो उस केस में जो ऑनर है गुड्स का वो अपनी गुड्स को वापस ले सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। हायर परचेज कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट एंड सेल, यस, हायर परचेज में दोनों के एलिमेंट्स आते हैं क्योंकि वो गुड्स को एक तरह से उन्होंने बेल किया है, दिया है किसी को यूज़ करने के लिए फॉर अ पर्पस, फॉर अ टाइम पीरियड, और सेल भी है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट टू सेल है, इंस्टॉलमेंट्स के बाद ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, तो यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट्स आते हैं। 2, 3 एंड 4 के साथ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। शॉर्ट डिटेल यहाँ पर। इसके बाद एक शॉर्ट आपके लिए मैसेज कि अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर और वीडियो पे कमेंट करेंगे ताकि मुझे भी आपका रिस्पॉन्स मिले, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लगातार इसी तरह लेकर आती रहूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। Consider the following statement regarding condition and warranty under the sale of goods act 1930। आपने देखा होगा कि कंडीशन और वारंटी दो टर्म्स आती हैं, ये प्राइमरी होती है, सुपीरियर होती है, वारंटी इज सेकेंडरी। अब देखते हैं इसमें बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ए कंडीशन इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको बताया प्राइमरी होती है, मेन पर्पस को सर्व करती है, करेक्ट है स्टेटमेंट। ब्रीच ऑफ वारंटी गिव्स अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, नहीं, वारंटी में इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इतनी उसकी ये कहेंगे इतना वो आपको राइट नहीं देता कि आप गुड्स को ही रिजेक्ट कर दें। आप गुड्स के जो डैमेजेस हैं, जो उसमें फॉल्ट्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, उनको करेक्ट करा सकते हो, रिमूव करा सकते हो, लेकिन गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट यहाँ पे रिजेक्ट की वजह से गलत है। ब्रीच ऑफ कंडीशन में गिव राइज टू अ राइट टू रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, यस, कंडीशन प्राइमरी कंडीशन है, अगर वही ब्रेक हो गई तो आप रेप्यूडिएट कैंसिल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, करेक्ट स्टेटमेंट है। ए कंडीशन में बी ट्रीटेड एज अ वारंटी इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। अगर वो चाहें तो कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, किसी बड़ी सी बात को, प्राइमरी मैटर को वो सेकेंडरी मान के और उसको आराम से डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 ऑप्शन ए के साथ करेक्ट हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। 21, ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट एंड डिलीवर्ड देम टू अ ट्रांसपोर्टर फॉर ट्रांसमिशन, भेज दिया उसको ट्रांसपोर्टर के थ्रू सेल करने के बाद, लेकिन क्रेडिट पे सेल किया है, तो यहाँ मेरे माइंड में आ गया फटाफट से वर्ड अनपेड सेलर का यहाँ कुछ केस होने वाला है। बिफोर द गुड्स रीच्ड बी, A came to know that B had become insolvent, गुड्स पहुंचने से पहले ही B तक गुड्स पहुंची नहीं है और A को पता चल गया कि B तो इंसॉल्वेंट हो चुका है, मेरा पैसा डूबने वाला है, तो A ने समझदारी दिखाई और फटाफट से इंस्ट्रक्ट कर दिया अपने ट्रांसपोर्टर को कि गुड्स डिलीवर मत करना, मेरी गुड्स वापस ले आना, डिलीवर होने से रोक दिया। इन अनदर केस, अच्छा ये केस नंबर 1 है और ये दूसरा केस है। A retained possession of certain goods because the price had not been paid, पैसा नहीं मिला, अनपेड सेलर है, उसने गुड्स को रिटेन कर लिया, पोजेशन अपने पास रिटेन कर लिया, मतलब उस पर लीन लगा दी, इसी में आंसर आ गया। तो आपको बताना है रिस्पेक्टिवली कौन सी सिचुएशन है। पहले में आपने गुड्स को रोक दिया, स्टॉपेज इन ट्रांसिट, दूसरे में आपने राइट ऑफ लीन रख लिया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। डिटेल यहाँ पर 22 पे आ जाते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए होल्डर इन ड्यू कोर्स अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। होल्डर इन ड्यू कोर्स एक बेटर टाइटल लेता है, ये इसके बारे में हमने पढ़ा है, अगर वो गुड फेथ में किसी भी डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करता है। ए होल्डर इन ड्यू कोर्स, इसमें करेक्ट ही बताना है, यस। ए होल्डर इन ड्यू कोर्स एक्वायर्स द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन, यस, ये एज्यूम किया जाता है, भले ही क्लियर हो ना हो, लेकिन अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स का केस है तो हम मानेंगे कंसिडरेशन वहाँ पर वैलिड है। द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड बिफोर इट बिकम्स ओवर ड्यू, यस, ये तो कंडीशन बहुत ज़रूरी है, पास्ट कोई इंस्ट्रूमेंट कोई क्यों ही देगा। ए पर्सन ऑब्टेनिंग द इंस्ट्रूमेंट विद नॉलेज ऑफ डिफेक्ट इन टाइटल कैन स्टिल बी अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, नहीं, स्टिल कैसे हो सकता है, जब उसने डिफेक्ट्स पता है उसको तो नहीं हो सकता, उसने गुड फेथ में लिया होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ए होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स अ बेटर टाइटल, स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, क्योंकि होल्डर इन ड्यू कोर्स के साथ की टर्म यही आता है। देन द ट्रांसफरर इन सर्टेन केसेस, ये बात ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। शॉर्ट डिटेल यहाँ पर है, आगे बढ़ते हैं। 23, ए कंपनी इशूड ए चेक टू अ क्रेडिटर फॉर रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, द चेक वॉज डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स, ओके, एंड द कंपनी फेल्ड टू मेक पेमेंट इवन आफ्टर, पहले तो पैसे नहीं थे बैंक में, इवन आफ्टर रिसीविंग द स्टैट्यूटरी नोटिस, कंपनी को नोटिस भी आ गया कि आपके बैंक में पैसे नहीं थे, आप पेमेंट करो, फिर भी उन्होंने, कंपनी ने फेल किया, पेमेंट नहीं की, ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर आपको बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सी होगी। ओनली द पर्सन साइनिंग द चेक इज लाइबल, ओनली वाला स्टेटमेंट नहीं आएगा यहाँ पर। द कंपनी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, कंपनी तो है ही, उसके साथ वो ऑफिसर्स जिनको कंपनी के बिहाफ पे नोटिस मिला और उन्होंने उसको ओवरलुक किया, वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। डिसऑनर ऑफ चेक इज ओनली अ सिविल रॉन्ग, नहीं, सिविल नहीं होता। लाइबिलिटी अराइजेस ओनली इफ फ्रॉड इज प्रूव्ड, ये ओनली वर्ड तो हमें पहले लिमिटिंग वर्ड दिख जाते हैं, तो डाउट वैसे ही क्रिएट हो जाता है, ये स्टेटमेंट्स भी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। करेक्ट, आगे चलते हैं 24 पे। अंडर द, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 होल्डर इन ड्यू कोर्स डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन, तो सीधा सा आंसर है सेक्शन नंबर 9 इसका आंसर है। ये थोड़ी सी डिटेल, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्वेश्चन पे जाने से पहले इस वर्ड को पकड़ लेते हैं, कैविएट एम्प्टर, और ये वर्ड जैसा मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, आई होप, आई एज्यूम कि आपको भी इसमें कंफ्यूजन होता होगा कि दो वर्ड्स आते हैं कैविएट के साथ, एक आता है एम्प्टर और एक आता है वेंडिटर, और ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि किसको बायर लेना है, किसको सेलर लेना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब यूजीसी नेट के लिए तैयारी की थी तो मैंने कैसे ट्रिक्स बनाई थी अपने लिए, कि जो एम्प्टर है, एम्प्टर को हम क्या ट्रीट करेंगे, एम्परर, हम एम्परर मान लेते हैं इसको, और एम्परर कौन होता है, किंग, और आपको पता है मार्केटिंग में पढ़ते हैं हु इज द किंग ऑफ द मार्केट, बायर, तो यहाँ पर बायर को हमने होल्ड कर लिया। वेंडिटर को हम सोच सकते हैं, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी गई, दिस इज वेंडर, वेंडर से बनता है ना वर्ड वेंडिटर। अब वेंडर कौन होता है, वेंडर होता है सेलर, तो ये दोनों टर्म्स बन गई। कैविएट का मतलब है लेट द डैश, अब जो भी नाम आएगा बिवेयर, तो यहाँ पर अगर कैविएट एम्प्टर लिखा है तो बायर, वेंडिटर लिखा है तो सेलर। यहाँ हमारे क्वेश्चन में क्या है, कैविएट एम्प्टर, एम्प्टर कौन है, एम्परर, किंग हमारा बायर है, तो ये बायर को कब बोला जा रहा है कि आप सावधान रहें, उसका एक्सेप्शन, कि बायर को सावधान होने की ज़रूरत नहीं है, गलती मानी जाएगी सेलर की। देखते हैं क्या एक्सेप्शंस हैं। बायर परचेजेस गुड्स आफ्टर पर्सनल इंस्पेक्शन विदाउट रिलाइंग ऑन द सेलर्स स्किल, जब उसने खुद जांच पड़ताल कर ली है, सेलर के स्किल पे डिपेंड ही नहीं रहा वो, तो यहाँ पर कैविएट एम्प्टर यहाँ पर अप्लाई होगा, एक्सेप्शन नहीं है, अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि उसने जांच परख के सामान खरीदा है, तो कैविएट एम्प्टर यहाँ अप्लाइड है।
बायर क्लियरली कम्युनिकेट्स द पर्पस ऑफ गुड्स एंड रिलाइज ऑन सेलर्स जजमेंट। यहाँ पर है ये एक्सेप्शन कि बायर ने भाई सेलर के पास गया तो उसको बता दिया था मुझे किस पर्पस के लिए गुड्स चाहिए, सारी स्पेसिफिकेशन दे दी, और फिर वो सेलर के जजमेंट पे रिलाई करके गुड्स खरीद के ले आया, फिर वो खराब निकली, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर बायर की नहीं, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि उसे गुड्स को ठीक से देना है एज पर द पर्पस। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। बायर परचेजेस गुड्स इन ऑक्शन सेल आफ्टर एग्जामिनिंग देम। जब आपने एग्जामिन नहीं कर लिया तो आप अवेयर हैं, लेट द बायर बी वेयर प्रूव हो रहा है। बायर रिफ्यूजेस टू इंस्पेक्ट गुड्स डिस्पाइट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय द सेलर। सेलर ने आपको क्लियर अपॉर्चुनिटी ऑप्शन दिया था कि गुड्स को देख लो जी अच्छे से, बाद में आप मत कहना यहीं से देख कर ले जाओ। अब आपने उसने आपको ऑप्शन दिया कि गुड्स को देख लो, लेकिन आपने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं नहीं आंख बंद करके आप खरीद रहे हो, तो यहाँ पर कैविएट एम्प्टर अप्लाई होगा कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से नहीं निभाई। करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। शॉर्ट डिटेल यहाँ पर मैंने दे दी है। और ये हमारी लास्ट स्लाइड थैंक यू की, जहाँ मैं आपको थैंक यू कर रही हूँ कि आप थैंक यू सो मच अभी तक आप बने हुए हैं वीडियो के साथ। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, टाइप ऑफ क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, मेरी मेहनत आपको दिख रही है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना रिव्यू दें कि आप और किस टॉपिक पे वीडियो या क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज़ चाहते हैं। और चलिए इस रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं 2 वे कम्युनिकेशन प्रोसेस के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।